अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये मैं आज आप लोगों को सारा जो एनालिसिस होता है वो जनरली समझा देता हूँ, और फिर अगर किसी को भी समझ ना आए तो इंडिविजुअल वन बाय वन अपना केस मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप सो कि इस लेक्चर से आप लोगों को अपना डाटा एनालिसिस मुकम्मल समझ आ जाएगा। देखें, जब हम एनालिसिस करते हैं थ्रू स्मार्ट पीएलएस तो हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल। ठीक है, उसको हम कहते हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर पीएलएस से, ये पीएलएस पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले आउटर मॉडल को असेस करते हैं और फिर उसके बाद हम इनर मॉडल को असेस करते हैं। ये आउटर मॉडल क्या होते हैं और इनर मॉडल क्या होते हैं ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा। पहले हम ज़रा वेरिएबल्स को समझ लेते हैं। अच्छा देखें, आप अपनी रिसर्च के अंदर वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल और उसके बाद जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। इनके कुछ और नाम भी हैं डेवलप हुए जो आप रिसर्च के अंदर यूज़ होते हैं। ये सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मीडिएटिंग वेरिएबल है या मॉडरेटिंग वेरिएबल है, इनको कहा जाता है प्रीडिक्टिंग कंस्ट्रक्ट और एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट। और जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कहा जाता है आउटर वेरिएबल या एंडोजीनियस वेरिएबल। ठीक है जी। आउटकम वेरिएबल इसको कहा जाता है आउटकम वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर जो है वो एंडोजीनियस वेरिएबल। सिंपली आपने ये एक बात याद रखनी है कि कोई ऐसा वेरिएबल जिसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके ऊपर कोई से दो वेरिएबल या कोई भी एक वेरिएबल कोई इम्पैक्ट कर रहा है और वो एज आ आउटकम कोई रिज़ल्ट उससे निकल रहा है, तो उसको हम जो है वो आउटकम वेरिएबल या एंडोजीनियस वेरिएबल का नाम देंगे। और जो इम्पैक्ट कर रहे हैं वो प्रिडिक्टिंग वेरिएबल या जो है वो एक्सोजीनियस वेरिएबल होंगे। तो ये आपके पास जो है ये चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ है कि ईच वेरिएबल, हर जो वेरिएबल होता है इट हैव द मेजरिंग स्केल आइटम्स। ठीक है, इसको कुछ ना कुछ कोई मखसूस जो है वो नंबर ऑफ़ स्केल आइटम से मेजर किया जाता है। और वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन यूज़ हुए होते हैं वो बेसिकली आपके मेजरिंग स्केल आइटम्स होते हैं। तो हर वेरिएबल, अब आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए क्वेश्चन के अंदर कोई मखसूस क्वेश्चन होते हैं, कोई मतलब 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। वो आपके पास क्या होते हैं जी, वेरिएबल के मेजरिंग स्केल आइटम्स होते हैं। इनको जो है वो स्केल आइटम का नाम भी दिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम भी दिया जाता है, आइटम का नाम भी दिया जाता है और जो है वो मेजरिंग स्केल आइटम का नाम भी दिया जाता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आउटर वेरिएबल असेसमेंट किस तरह से होती है। तो इसका मकसद क्या होता है कि टू चेक आइदर द मेजरिंग स्केल आइटम्स आर प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली मेजरिंग द वेरिएबल आर नॉट। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं अगर यहाँ पे आपको एक रिसर्च मॉडल ड्रा करके बताऊं, तो ये आपके पास मैं सपोज़ करता हूँ कि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, इस वेरिएबल को मेजर करने के लिए हमने 5 क्वेश्चंस यूज़ किए हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट करता है। सपोज़ करता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग का रिलेशनशिप हम देख रहे हैं कैंसर के ऊपर। ठीक है, तो हम ये आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कैंसर है। तो हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन कैंसर और लंग कैंसर। तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्मोकिंग को मेजर करने के लिए सपोज 5 जो है वो क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल जो कैंसर है उसको भी मेजर करने के लिए 5 जो है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी यानी कि 5 आइटम इसके हैं और 5 आइटम्स इसके हैं। तो आपके पास ये स्मोकिंग का कैंसर के ऊपर जो रिलेशनशिप है, ये जो इम्पैक्ट है, ये है इनर मॉडल। ठीक है, ये क्या है जी, इनर मॉडल है। लेकिन ये जो आपके पास आइटम्स हैं जो इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या हैं, ये आपके पास होते हैं आउटर मॉडल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन हैं वो एक्यूरेटली और प्रिसाइजली इस वेरिएबल को भी मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वैसे ही हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो पहले हम आउटर मॉडल को असेस करते हैं, यानी आइटम का वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट हम वेरीफाई करते हैं, और फिर हम इनर मॉडल को वेरीफाई करते हैं, यानी कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल का ऊपर या जो मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल हैं उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं बाद में। तो जो आपके पास आउटर मॉडल असेसमेंट होती है, आउटर मॉडल असेसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं 5 से 6 चीज़ें।
ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो है आउटर मॉडल को एनालाइज करने के लिए रिलायबिलिटी एनालिसिस। दूसरी चीज़ हम जो यूज़ करते हैं वो फैक्टर लोडिंग या इंडिकेटर रिलायबिलिटी। ये यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि फैक्टर लोडिंग या इंडिकेटर रिलायबिलिटी या उसके बाद जो है वो कंपोजिट रिलायबिलिटी, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें जो है वो एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं जी तीसरे नंबर पे ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, इसको हम यूज़ करते हैं। और फिर एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम जो है डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी, ये आपके पास कम से कम 5 चीज़ें जो हैं वो हम आउटर मॉडल को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको यहाँ से भी दे देता हूँ कि जो आउटर मॉडल असेसमेंट होती है उसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, ये आप देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ आउटर मॉडल असेसमेंट में हम यहाँ पे रिलायबिलिटी एनालिसिस करते हैं। रिलायबिलिटी एनालिसिस के बाद हम इंडिकेटर रिलायबिलिटी देखते हैं। इंडिकेटर रिलायबिलिटी के बाद हम जो है वो यहाँ पे इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी देखते हैं। ये एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, ये जो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी होती है ये एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड और उसके साथ जो है फैक्टर लोडिंग और इंडिकेटर रिलायबिलिटी के ऊपर मुश्तमिल होती है, ठीक है। ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास पर कन्वर्जेंट वैलिडिटी होती है और कन्वर्जेंट वैलिडिटी के साथ डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी होती है। ये 5 चीज़ें जो है वो हम आउटर मॉडल को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम जो है वो एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद हम जो है वो आप लोग अपने अपने जो भी वर्क है उस काम के अंदर आप अपने हर फैक्टर की जो है रिलायबिलिटी वगैरह ये जितनी भी चीज़ें वो देख लेना कि वो वैलिड है कि नहीं है। तो देखें आपके पास है जी रिलायबिलिटी एनालिसिस। तो रिलायबिलिटी एनालिसिस को किया जाता है क्रॉनबैक अल्फ़ा से। तो क्रॉनबैक अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक वेरी कर रही होती है, ठीक है। क्रॉनबैक अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही होती है? 0 से 1 तक, ठीक है जी। तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जी 0.6 तो ये एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन जब ये ग्रेटर देन हो 0.7 तो ये रिलायबल होती है। और जब ये ग्रेटर देन हो 0.8 तो स्ट्रांगली इंटरकंसिस्टेंसी होती है इसके अंदर, स्ट्रांगली जो है वो ये रिकमेंडेबल या एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी बेसिकली शो क्या करती है, इसको मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख लिया है। रिलायबिलिटी थ्रू द क्रॉनबैक अल्फ़ा, ये मैंने आपको बता दिया कि किसके ज़रिए चेक करते हैं क्रॉनबैक अल्फ़ा के जरिए। शो द इंटरनल कंसिस्टेंसी और द कोरिलेशन अमंग द स्केल ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो जो ये रिलायबिलिटी एनालिसिस हम करते हैं ये मैं आपको बताता चलूँ कि सपोज़ ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अगर आपके पास 5 स्केल आइटम यूज़ हुए हैं, यानी कि 5 आइटम ये क्वेश्चन यूज़ हुए हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 5 क्वेश्चन इसके साथ जो है वो कोई रिलेशनशिप भी रखते हैं या नहीं, इंटरनली रिलायबल भी हैं या नहीं। तो ये रिलायबिलिटी को हम जो है वो रिलायबिलिटी एनालिसिस से देखते हैं। अगर इन सब की वैल्यू जो है वो 0.5 से ये 0.6 से वो है तो एक्सेप्टेबल है। 0.7 से ऊपर है तो ये स्ट्रांगली यानी रिलायबल रेंज में आएगी। और 0.8 से ऊपर है तो स्ट्रांगली रिलायबल रेंज में आएगी, ठीक है। तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी को जो है वो मेजर करेगी थी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं फैक्टर लोडिंग और इंटरनल इंडिकेटर रिलायबिलिटी और जो है उसके बाद कंपोजिट रिलायबिलिटी और उसके साथ साथ जो है वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ये तीनों एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल वाली होने वाली चीज़ें और एक दूसरे का जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट और इन्वर्जन है एक दूसरे का जो है वो आप इमेज कह सकते हैं या आप कह सकते हैं जी कि मिरर रिफ्लेक्स है कि एक दूसरे को जो है वो वैलिडेट करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर लोडिंग की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.7। इसकी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? 0.7 होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ जो है वैल्यू अबाउट द 0.5 इज़ एक्सेप्टेबल इफ़ दे आर मेंटेनिंग द एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड अबव 0.5। तो पहली बात तो ये है कि फैक्टर लोडिंग की वैल्यू आपके पास 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम वैल्यू 0.5 तक भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि अगर ये फैक्टर लोडिंग की वैल्यू जो 0.5 से या 0.5 तक हो तो वो साथ में एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड को डिस्टर्ब ना कर रही हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
देखें ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इंडिकेटर है सोशल एंजाइटी, ऐसे सोशल एंजाइटी, और ये इसके इस्तेमाल हुए हैं सारे के सारे इंडिकेटर्स वो मेजरिंग स्केल आइटम, ये 8 मेजरिंग स्केल आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब इसमें एवरेज जो ये जो आपको वैल्यूज़ लिखी हुई नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होनी चाहिए, वो ये वैल्यूज़ जो होती हैं ये कहलाती हैं फैक्टर लोडिंग, वैल्यू ऑफ फैक्टर लोडिंग। अब ये वैल्यू होनी चाहिए 0.7 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम 0.7 वैल्यू 0.7 से कम अगर वैल्यू होगी तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सोशल एंजाइटी का 6 नंबर का क्वेश्चन है उसकी ये जो फैक्टर लोडिंग वैल्यू है ये कम है, 0.5 से भी कम है, और इसी तरह ये वैल्यू भी 0.5 से भी कम है, ये वैल्यू भी 0.5 से कम है। लेकिन ये डिलीट नहीं किए गए क्योंकि अब देखें, अच्छा यहाँ पे आप देखें कि हर फैक्टर लोडिंग अलग अलग है, हर एक आइटम की फैक्टर लोडिंग अलग है। अब मैं आपको नीचे टेबल में लेके जाता हूँ। ये देखें, ये लेटेंट वेरिएबल, इंडिकेटर लायबिलिटी, फैक्टर लोडिंग है सारे के सारों की, इंडिकेटर लायबिलिटी, और उसके बाद क्रोनबेक अल्फ़ा दिया हुआ है जो कि रिलायबिलिटी एनालिसिस होता है, कंपोजिट रिलायबिलिटी, और ये एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टर है। अब देखें ये 8 क्वेश्चन में से 1 2 3 की जो वैल्यू आ रही थी वो लेस दैन 0.5 थी, लेकिन वो सारों की उसके साथ साथ ये जो एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड वैल्यू आई है ये 0.5 से ज़्यादा है, लिहाजा मुझे इन वैल्यूज़ को डिलीट करने की या इन आइटम को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्या होता कि इन वैल्यूज़ के साथ ये जो फैक्टर लोडिंग की वैल्यू है 0.5 से कम है या 0.5 तक होती तो तब भी मसला होता, और 0.5 से कम है ये मज़ीद मसले वाली बात है। लेकिन इनके छोटे होने के साथ साथ ये जो एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड वैल्यू है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, लिहाजा इनको डिलीट नहीं किया गया। तो बाकी आप लोगों के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके आइटम्स जो है वो डिलीट किए गए हैं, कि आप मेथडोलॉजी के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों के वेरिएबल जो हैं वो वेरिएबल के मेजरिंग स्केल आइटम 8 8 9 9 10 10 ये बाज़ लोगों के 14 14 भी होंगे, लेकिन वो डिलीट होकर 3 3 4 4 रहे हुए होंगे। वो किस वजह से, कि उनके फैक्टर लोडिंग वैल्यू जो है वो क्या है, वो लेस देन जो है वो दिस वन आ रही थी, लेस देन 0.5 आ रही थी, और उसके साथ साथ ये 0.7 से कम थी, और साथ साथ ये जो एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड है ये भी 0.5 से कम हो जाता था। अब उसके कम हो जाने की वजह से ये डिलीट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहली एक बात तो आपको ये समझ आ गई कि एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड है, फैक्टर लोडिंग है क्या, और उसका साथ में एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड के साथ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर लायबिलिटी है, इंडिकेटर लायबिलिटी बेसिकली स्केयर वैल्यू ऑफ है फैक्टर लोडिंग की, ठीक है, और ये 0.5 से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी 0.7 एंड ये 0.5 से जो है वो ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये मैं सारी चीज़ यहाँ से भी आपको बता देता हूँ कि फैक्टर लोडिंग ये वही बात है कि एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड 0.5 से कम होगा तो हम नहीं डिलीट करेंगे। फैक्टर लोडिंग शो आइदर द मेजरिंग स्केल आइटम इज़ प्रिसाइजली रिलेटेड टू द डेट वेरिएबल और नॉट, ठीक है। ये क्या चीज़ मेजर कर रहा होता है कि ये उससे ये अनदर मीन्स आइदर डेट वेरिएबल इज़ बीइंग मेजर्ड बाय डेट पर्टिकुलर आइटम और नॉट, यानी कि फैक्टर लोडिंग आपको ये बता रहा होता है कि वो एक मखसूस जो वेरिएबल है वो किसी एक मेजरिंग स्केल आइटम से मेजर हो भी रहा है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल और दे देता हूँ। ये जो आपके पास ओबेसिटी एक जो है वो मॉडरेटिंग वेरिएबल है, इसके सारे के सारे फैक्टर लोडिंग वैल्यूज़ जो हैं वो 0.7 से ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। फैक्टर लोडिंग की वैल्यू 0.7 से ज़्यादा आ रही हैं, तो ये स्ट्रांगली ये चीज़ मेजर बता रही हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मेजर कर रहे हैं ओबेसिटी को, ठीक है। अब इसकी अगर आप नीचे जाके देखेंगे, इंडिकेटर रिलायबिलिटी देखेंगे, ये आपके पास जो है वो क्या है जी, इंडिकेटर रिलायबिलिटी। तो
ये आपके पास इंडिकेटर रिलायबिलिटी है, ठीक है। अब इस इंडिकेटर रिलायबिलिटी के अंदर आप देख सकते हैं कि 0 पॉइंट ये आपके पास जो है वो ये सॉरी जॉब इंगेजमेंट की मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जबकि आपको बेसिक का बताना था। ये आपके पास जो है वो क्या चीज़ है, फैक्टर लोडिंग वैल्यू है, ठीक है। और इसी का सिक्योर जो है वो गया है जी इंडिकेटर रिलायबिलिटी, और ये भी जो है वो 0.5 से जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं आपकी इंडिकेटर रिलायबिलिटी इज़ द सिक्योर ऑफ फैक्टर लोडिंग, इट मस्ट बी ग्रेटर दैन द 0.5। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी इट इज़, ये तीसरी चीज़ है जो हम देख लेते हैं, इट इज़ वैल्यू फॉर द वेरिएबल, और इसके कहते हैं इट इंश्योर्स द रिलायबिलिटी ऑफ द वेरिएबल्स। अब देखें इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी की मैं आपको एग्जांपल बताऊँ। ये आप फैक्टर लोडिंग देख रहे हैं, ये हर एक इस इंडिकेटर के लिए या आपका जो मेजरिंग स्केल आइटम है उसके लिए अलग अलग है, ठीक है जी। ये इंडिकेटर रिलायबिलिटी भी उसके लिए अलग है। अब क्रोनबेक अल्फ़ा, ये आपको एक इन 8 वैल्यूज़ के सामने एक क्रोनबेक अल्फ़ा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये क्रोनबेक अल्फ़ा जो है बेसिकली क्या है, ये रिलायबिलिटी एनालिसिस को शो कर रहा है, और ये सिर्फ किसके लिए है, इस वेरिएबल के लिए, ये उसके आइटम्स के लिए नहीं है। इसी तरह से जो कंपोजिट रिलायबिलिटी है, ये CR, ये कंपोजिट रिलायबिलिटी ही शो कर रही होती है, ये जो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। यानी कि दोनों एक ही चीज़ का नाम है, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी ये जो लिखी हुई है, और उसके साथ साथ जो है वो ये कंपोजिट रिलायबिलिटी एक ही चीज़ का नाम है। ये भी किसके लिए होता है, वेरिएबल, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है कि ये कंपोजिट रिलायबिलिटी या इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी बेसिकली किसके लिए होती है, वेरिएबल के लिए होती है। और ये एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड भी किसके लिए होता है जी, इसी जो आपके पास वेरिएबल होता है उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये भी जो है वो 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड जो है वो 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अब आप लोगों को मैं नेट एक चीज़ बता देता हूँ कि इन 5 चीज़ों के अंदर आप क्या देखते हैं। सबसे पहले आप एक आइटम के लिए उसकी फैक्टर लोडिंग देखते हैं, फैक्टर लोडिंग के साथ उसी की रिलायबिलिटी देखते हैं, और फिर आप इन चीज़ों से हट के आइटम को छोड़ के आ जाते हैं स्केल के लेवल पे, यानी वो वेरिएबल के लेवल पे। ये फैक्टर लोडिंग 0.5 से ज़्यादा इन कंडीशन, और 0.5 से कम भी एक्सेप्ट कर ली जाती है इन कंडीशन कि अगर वो वेरिएबल की एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड के ऊपर कोई असर नहीं डाल रहे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्रोनबेक अल्फ़ा जो है वो आपके पास 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए, और कंपोजिट रिलायबिलिटी जिसको दूसरा जो है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहा जाता है, ये भी 0.7 से जो है वो आपके पास मस्ट है कि ज़्यादा होना चाहिए। अब इसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा आइटम आपने रखना है और कौन सा आइटम आपने डिलीट कर देना है। जब तक आपकी ये एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड 0.5 से ज़्यादा नहीं आती, तब तक आप स्केल में से जो आपका एनालिसिस है उसमें से आइटम को डिलीट करते रहते हैं, और डिलीट करके आप उनको वापस रखते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ आप देखते हैं, डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी बेसिकली जो है वो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स होता है। इट शोज़ द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। और कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी है, ये वो डिपेंड कर रही होती है फैक्टर लोडिंग के ऊपर, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड के ऊपर, इंडिकेटर लायबिलिटी के ऊपर। ये माइनर चीज़ है, ये यहाँ पे आपको अपने असल में आप लोग अगर अपना थीसिस पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ वहाँ पे जस्टिफाई हुई मिलेगी, हर आइटम के ऊपर बात हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये बात होगी। अब आप लोगों ने जो नेट आपने पास इंफॉर्मेशन जमा कर लेनी है इसके ऊपर, ये मैं आपको बता दूं भाई। आउटर लोड मॉडल के अंदर आउटर मॉडल को असेस करते हुए हमारा प्राइम जो एक मकसद होता है वो क्या होता है कि हमने कौन सा आइटम रखना है और कौन सा आइटम डिलीट कर देना है। और उसके लिए आप 5 चीज़ों को चेक करते हैं। आप फैक्टर लोडिंग को देखते हैं, इंडिकेटर लायबिलिटी को देखते हैं, आप जो है वो उसके साथ साथ जो है वो कंपोजिट रिलायबिलिटी को देखते हैं, रिलायबिलिटी एनालिसिस को देखते हैं, और उसके साथ जो है एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड को देखते हैं। और 2 एडिशनल चीज़ें आपको जो कंपोजिट जो है वो बता दिया कि डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी है, जो कि वो वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आप जब आइटम को डिलीट कर देते हैं तो उसके बाद आप इनर मॉडल की तरफ जाते हैं।